वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे केस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल उठेगा। 23 जनवरी टोक्यो के पुलिस हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को एक लड़की के किडनैपिंग और मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लेते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रहे थे तब पूछताछ के दौरान हिरोशी मियानो को लगा कि पुलिस को जुंको फुरुता के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उसने पुलिस को जुंको फुरुता की लाश कहाँ मिलेगी ये सब कुछ बताने लगा। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि हिरोशी मियानो उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसे वो लोग खोज रहे हैं। जब पुलिस हिरोशी मियानो के बताए हुए जगह पर पहुंचता है तब वहां पर जाकर हिरोशी मियानो पुलिस को एक कंक्रीट के ड्रम की तरफ इशारा करता है। जब पुलिस उस कंक्रीट के ड्रम के अंदर से कंक्रीट बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर से जो निकला उसे देखकर पुलिस बहुत हैरान हो गए थे। टोक्यो पुलिस को ये नहीं पता था कि उस लड़की के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा किस्सा खुल जाएगा जो पूरे जापान को शर्मसार कर देने वाला था। दोस्तों, ये जुंको फुरुता कौन है और क्या था वो केस जिसे सुनकर आज भी सबका दिल दहल उठता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं द केस ऑफ जुंको फुरुता। जुंको फुरुता एक 17 साल की जापानीज लड़की जो साइतामा प्रीफेक्चर के मिसातो सिटी में अपने मम्मी पापा और 2 भाई के साथ रहती थी। जुंको फुरुता साइतामा के यासियो मिनामी हाई स्कूल में 11th क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसा बचाने के लिए एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। साथ ही उसने एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर शॉप में जॉब करने के लिए शॉप ओनर से पहले से ही बात करके रखी थी और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो उस दुकान में काम भी करने वाली थी। फुरुता एक खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ अपने स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी। वो अपने स्कूल के सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी, जिसके वजह से उसके स्कूल के टीचर्स भी उसे काफ़ी पसंद करते थे। अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेंड्स वो फ्यूचर में एक अच्छा सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी ये खूबसूरती और सफलता उसके मौत का कारण बनने वाली थी। अब उसके क्लास में हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का भी पढ़ता था जिसे उसके ऊपर क्रश आ गया था। उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हिरोशी ने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन जुंको ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उतना अच्छा लड़का नहीं था और ऊपर से वो ड्रग जैसे नशे भी किया करता था। ऐसे में अब तक किसी ने भी उसके मुंह के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन फुरुता ने सीधा उसके मुंह के ऊपर ना बोल दिया था। इससे उसे फुरुता के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो उससे बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहा। हिरोशी इसके बाद 1998 में याकुजा गैंग में शामिल हो गया था और उसके साथ उसके 3 दोस्त जो ओगुरा जो कि 17 साल का था, यासुशी वातानाबे ये भी 17 साल का था और शिंजी मिनातो ये 16 साल का था। इस नाम को अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे जाकर इस केस में उसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है। अब ये तीनों हिरोशी के साथ याकुजा गैंग में शामिल हो गए थे। अब ये याकुजा गैंग होता क्या है? ये एक जापानीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है जिसे याकुजा कहा जाता है। इस ग्रुप के मेंबर्स के पूरे बॉडी पर अक्सर ऐसे बड़े बड़े टैटूज देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जापान का एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप जैसा है। 25 नवंबर 1988 रात के लगभग 8:30 बजे जुंको फुरुता अपने पार्ट टाइम जॉब खत्म करके साइकिल से अकेली घर लौट रही थी। अब क्योंकि रात का समय था इसीलिए आसपास ज्यादा लोग नहीं था और कुछ जगह पर अंधेरा भी था। अचानक उसी अंधेरे के बीच से एक अनजान लड़का आकर फुरुता को जोर से धक्का मार के उसे उसके साइकिल से गिरा देता है। फुरुता को कुछ समझ आता उससे पहले ही हिरोशी मियानो आकर उसे हेल्प करने लगता है। असल में हिरोशी मियानो उसी स्ट्रीट से गुजर रहा था और जब उसने फुरुता को उस हालत में देखा तब उसने उसे ऊपर उठने में मदद की और उसे उसके घर तक छोड़ने की पेशकश की। अब आसपास कोई ना होने की वजह से फुरुता मियानो के ऊपर भरोसा करके उसके साथ चलने को राजी हो गई, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी।
हिरोशी उसे घर छोड़ने के बदले चालाकी से एक वेयरहाउस में लेके आता है। असल में फ्रुता को साइकिल से गिराने से वेयरहाउस तक लाना ये सब उसी का ही प्लान था और उसी के कहने पर मिनातो ने फ्रुता को धक्का मार के साइकिल से गिराया था। हिरोशी याकुजा गैंग का मेंबर होने की वजह से अक्सर वो गली के लोगों का पर्स छीनना, एक्सटॉर्शन और बलात्कार जैसे अपराध किया करता था। फेमस याकुजा गैंग के साथ उसका कनेक्शन अच्छा होने की वजह से उसके स्कूल के टीचर से लेके स्टूडेंट सभी उससे डरते थे। यहाँ तक कि उसके खुद के मम्मी पापा भी उससे डरते थे। आप सोच सकते हो कि सिर्फ 17 साल की उम्र में वो कितना खतरनाक था, जिसके कारण उसके अपने मम्मी पापा भी उससे डरते थे। 25 नवंबर हिरोशी और मिनातो एक नए शिकार के खोज में मिसातो के एक लोकल पार्क में घूम रहे थे। रात के लगभग 8:30 बजे उन्होंने जुंको फुरुता को साइकिल से लौटते हुए देखा और मियानो के मन में बदले की आग जल उठी। अब चलिए जानते हैं इसके आगे फुरुता के साथ क्या हुआ था। वेयरहाउस में ले जाकर हिरोशी ने उसे धमकी दी कि वो उसे तभी छोड़ेगा जब वो उसके आदेशों का पालन करेगी। इसके बाद हिरोशी ने उस रात फुरुता को टैक्सी में बिठाकर अदाची के एक होटल में ले गया, जहाँ पर उसने उसके साथ किया और जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तब हिरोशी ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। और ये उसी होटल का फोटो है जहाँ पर हिरोशी ने फुरुता को किडनैप करके ले गया था। जुंको फुरुता अपने परिवार के बारे में सोचकर बहुत डर गई और अपने ऊपर हो रही सारे अत्याचार को सह लिया। और अगर आपको लगता है कि यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है। अराउंड रात के 3 बजे जुंको फुरुता उसे उस पार्क में लेके जाते हैं जहाँ पर मिनातो, ओगुरा और वतानाबे उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ उन लड़कों ने भी उसके साथ गैंग किया, लेकिन उसके साथ हुए अत्याचार की ये तो बस एक शुरुआत थी। हिरोशी और उसके पंटर लोगों ने फुरुता को टोक्यो के अदाची में शिंजी मिनातो के घर के 2nd फ्लोर में कैद कर लिया, जहाँ उस घर के ग्राउंड फ्लोर में उसके मम्मी पापा भी रहते थे। दूसरी ओर जब फुरुता 2 दिनों तक अपने घर नहीं लौटी तब उसके मम्मी पापा ने पुलिस को उसकी मिसिंग कंप्लेन की, लेकिन ये बात किसी तरह से हिरोशी को पता चल गया। तब उसने जबरदस्ती फुरुता से अपने मम्मी पापा को कॉल करवा के ये बताने पर मजबूर किया कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि मैं खुद अपने घर से भागी हूँ और मैं अभी अपने दोस्त के घर में हूँ और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। जब मिनातो के मम्मी पापा किसी काम की वजह से 2nd फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर उन 4 हैवानों ने फुरुता को कैद करके रखा था, वहाँ पर जाकर जब वे अपने बेटे से उस लड़की के बारे में पूछते हैं तब मिनातो उनसे कहती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। अपने मम्मी पापा को ये बात यकीन दिलाने के लिए उसने फुरुता से जबरदस्ती उसका गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करवाती है, लेकिन उन्हें अपने बेटे के ऊपर पूरा शक हो रहा था क्योंकि उनके बेटे के रूम से दिन और यहाँ तक कि रात में भी उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उस लड़की के फेस और बॉडी पर गहरे घाव के निशानों को देखकर उन्हें तो ये क्लियर हो गया था कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत डरते थे। इसीलिए वे फुरुता के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों तक वो लोग जबरदस्ती फुरुता से मियानो की गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करवाती है, लेकिन जब उन्हें ये बात क्लियर हो गया कि मिनातो की मम्मी पापा अब पुलिस में उनकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब उन लोगों ने ये दिखावा करना भी छोड़ दिया कि फुरुता मिनातो की गर्लफ्रेंड है। 28 नवंबर की रात मियानो और कुछ लड़कों ने मिलकर फुरुता के साथ गैंग किया। इसके बाद मियानो एक रेजर से उसके प्यूबिक हेयर काट दिए और उसके जेनिटल एरिया को सिगरेट से जला दिया था, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी फुरुता ने हार नहीं मानी और उन लड़कों से लगातार 44 दिनों तक लड़ता रहा। फुरुता को उन हैवानों से बचने का एक बार मौका भी मिला था जब मिनातो कुछ काम से अपने रूम से एक बार बाहर गया था और उसने अपना टेलीफोन उस रूम से हटाना भूल गया था। तब फुरुता ने उसी टेलीफोन की मदद से वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर कॉल लगाता है, लेकिन वो पुलिस से कुछ कह पाती उससे पहले ही मिनातो वापस अपने रूम में आ जाता है और उससे वो फोन छीन लेता है। पुलिस ने वापस उस नंबर पर कॉल भी किया था, लेकिन मिनातो ने पुलिस से कहा कि गलती से उन्हें फोन लग गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस को उसके बातों के ऊपर जरा सी भी शक नहीं हुआ और उन्होंने फोन को कट कर दिया। लेकिन फुरुता को ये नहीं पता था कि बिना उनके परमिशन के पुलिस को कॉल लगाने का अंजाम उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। दिसंबर के शुरुआती दिनों में फुरुता वहां से एक बार भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे होने के कारण वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार भी उन हैवानों ने उसे पकड़ लिया था
और सजा के तौर पर उन लोगों ने उसे रिपीटेडली मुक्का मारते रहा और मियानो ने उसके एंकल्स को बहुत ही बुरी तरह से लाइटर से जला देता है ताकि वो दोबारा भाग ना पाए। उन लड़कों ने उसे जबरदस्ती नंगा करके म्यूजिक पर नचवाते हैं, उसे सबके सामने मास्टरबेट करने में मजबूर करता है और आधी रात में छोटे कपड़ों के साथ बालकनी पर खड़े होने के लिए उसे मजबूर करता है। उस रात मियानो के घर के पास से जा रही एक लड़के ने फुरुता को उस हालत में देख लिया था। तब उसने वहाँ के लोकल अथॉरिटी को जाकर इस बात का इन्फॉर्म किया था। जब अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर के सामने आते हैं, तब उन लड़कों ने पुलिस से कहता है कि उनके घर में कोई लड़की नहीं रहती और अगले दिन जो लड़की थी वो अपने घर वापस चली गई है। बट पता नहीं क्यों पुलिस उनके बातों का यकीन कर लेते हैं और उनके घर को बिना तलाशी किए ही वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ 40 दिनों में 100 से भी ज्यादा लोगों ने 400 से भी ज्यादा बार फुरुता के साथ दुष्कर्म किया। इतना ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर सहने की वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो तब भी जिंदा थी। लेकिन अपने ऊपर इतना अत्याचार सहने के बाद एक टाइम आ गया था जब वो अब और नहीं सह पा रही थी और उन लड़कों से सिर्फ अपनी मौत की भीख मांग रही थी। लेकिन उन हैवानों की हैवानियत सिर्फ यही खत्म नहीं होती। फुरुता के जिंदगी के आखिरी 4 दिन सबसे बुरे दिनों में से थे। इन आखिरी 4 दिनों में उन लड़कों ने उसके वजाइना पर कैंची, बोतल, गर्म लाइट बल्ब और रॉड जैसे ऐसे कई सारी चीजें घुसाई जिससे उसके जेनिटल पार्ट अंदर और बाहर से बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए थे और वो दर्द से चिल्ला रही थी। जब इससे भी उन लड़कों का मन नहीं भरा तब वो लोग फुरुता को गोल्फ क्लब और मेटल रॉड से बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उसके शरीर के घाव इतने गहरे हो गए थे कि वो अब सही से चल भी नहीं पा रही थी और उसे सीढ़ियों से रेंगते हुए नीचे बाथरूम तक जाना पड़ता था। इन 44 दिनों में वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो सही से बात तक नहीं कर पा रही थी। इन दिनों में उसे खाने के लिए अल्कोहल, दूध और पानी मिलता था और कभी कभी उन लोगों ने उसे एक साथ 2 सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया। जस्ट थिंक, जिसने अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कभी छुआ तक नहीं, उसे अगर ये सभी चीज़ें एक साथ पिलाया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उन लड़कों ने 44 दिनों में फुरुता की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दिया था। उन लोगों ने उसके हाथ और थाइस को लाइटर और सिगरेट से बहुत बुरी तरह से जला दिया था। उसके बाद एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल वीकनेस की वजह से वो कमरे के अंदर लेटे लेटे ही टॉयलेट कर दे रही थी। 44 दिनों तक सही से खाना न मिलने की वजह से उसकी शक्ल काफ़ी बदल गई थी और उन लड़कों से इतना मार खाने की वजह से उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से सूज गया था और उसका चेहरा इतना बुरी तरह से सूज गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था और उसके इन्फेक्टेड वुंड्स में से अब दुर्गंध आने लगे थे। 25 नवंबर अगले दिन रात हिरोशी महजोंग गेम में अपना सारा पैसा हार के वो पहले से ही गुस्से में था और उसने जब फुरुता को देखा तब उसने अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालने का फैसला किया। हिरोशी और बाकी के 3 लड़कों ने फुरुता को पहले तो सीलिंग से लटका के पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने लगा और उसके फेस पर लगातार मुक्का मारते रहा, जिसके कारण फुरुता के नाक और मुंह से खून टपकने लगता है। जब इससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तब उसने फुरुता को नीचे उतार के उसके चेहरे पर गर्म मोम डाल देता है और उसके आईलिड्स पर मोमबत्तियां रख दी, जिससे उसके आईलिड्स बहुत बुरी तरह से जल चुके थे। इवन उन लोगों ने उसे अपने खुद के यूरिन पीने तक के लिए मजबूर किया। उसकी गंभीर चोटों के बावजूद उन लोगों ने उसे पीटना जारी रखा और उसके पेट पर कई बार लोहे की एक्सरसाइज बॉल भी गिराए। उन 4 लड़कों ने हैवानियत की सारी सीमा पार कर दी थी, लेकिन तब भी उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी फुरुता के ऊपर से उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। आखिर में हिरोशी ने उसके ऊपर लाइटर फ्लूइड डाल के उसे जिंदा ही आग में जला देता है। ऐसे में उसने खुद को बचाने की हल्की कोशिश की थी, लेकिन अंत तक उसने हिलना बंद कर दिया था। उसके साथ ये हमला करीब 2 घंटे तक चला था, जिसके बाद सुबह के 10 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया था। जब उन 4 शैतानों को लगा कि फाइनली फुरुता अब मर गई है, तब इस डर से कि उनका ये अपराध का खुलासा ना हो जाए, उन 4 लड़कों ने मिलकर फुरुता के बॉडी को एक कंबल में लपेट के उसे एक बड़े से ट्रैवल बैग में भरते हैं। फिर उन लोगों ने उस बैग को एक 210 लीटर के ड्रम के अंदर भरते हैं और उस ड्रम को पूरा ऊपर तक कंक्रीट से भर देते हैं। 5 जनवरी लगभग रात के 8 बजे हिरोशी और बाकी के लड़कों ने उस ड्रम को लेकर टोक्यो के वाकासाकु आइलैंड में जाकर
एक कंस्ट्रक्शन साइट में उस ड्रम को फेंक देते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हो ये उसी कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है जहां पर उन 4 हैवानों ने फुरुता के बॉडी को ड्रम में भर के फेंक आए थे। इसके बाद पुलिस ने उन 4 लड़कों को कैसे पकड़ा ये बात आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया है। 1 अप्रैल 1998 में जो ओगुरा को एक 19 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असल्टिंग और जुंको फुरुता के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में हिरोशी मियानो, शिंजी मिनातो, यासुशी वातानाबे और मिनातो के भाई को भी पुलिस फुरुता के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेते हैं और फुरुता के साथ जितने भी लोगों ने दुष्कर्म किया था पुलिस उन्हें भी बाद में अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि वो 4 लड़के 20 साल के नीचे थे इसीलिए पुलिस ने उनके नाम को पब्लिक नहीं किया था, लेकिन वहाँ के एक मैगजीन के जर्नलिस्ट उन 4 लड़कों के नाम को पब्लिक कर दिया था। कोर्ट में हिरोशी मियानो को 17 साल की सजा सुनाई गई जिसे बाद में बढ़ा के 20 साल कर दिया गया और हिरोशी मियानो के पेरेंट्स को $3.5 लाख जो कि आज के $8 लाख के बराबर है उसे फुरुता के पेरेंट्स को एज ए कंपनसेशन देना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें उनका घर तक बेचना पड़ा था। 2009 में जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना नाम बदल के हिरोशी मियानो से हिरोशी योकोयामा रख लिया। जो ओगुरा को 5 साल की सजा सुनाई गई जो बाद में बढ़ के 10 साल कर दिया गया, उसे 1999 में जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना नाम बदल के जो ओगुरा से जो कामिसाकु रख लिया। इसके बाद उसने IT सेक्टर में काम भी किया, लेकिन 2004 में एक लड़के को मारने के जुर्म में उसे फिर से जेल की हवा खानी पड़ी थी। शिंजी मिनातो को 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई जिसे बाद में बढ़ा के 9 साल कर दिया गया, लेकिन उसके पेरेंट्स और भाई के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। लेकिन मिनातो का भाई फुरुता की मर्डर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था और उसके पेरेंट्स सब कुछ जानते हुए भी पुलिस को नहीं बता रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद मिनातो अपनी मम्मी के साथ रहने लगा और 2018 में एक व्हीकल पार्किंग स्पॉट पर एक 32 साल के व्यक्ति को मेटल रॉड से हमला करने और उसे मारने की जुर्म में उसे फिर से जेल जाना पड़ा था। जुंको फुरुता की हत्या मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली हत्याओं में से एक है। उसकी किडनैपिंग, टॉर्चर और उन 4 टीनेजर्स के हाथों हुई मौत ने न केवल जापान को बल्कि पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया। इस केस ने ह्यूमन बिहेवियर के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स और अनचेक्ड वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हाईलाइट किया है। जुंको फुरुता की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि लीगल सिस्टम का असली मकसद पीड़ितों की सुरक्षा करना और ये इंश्योर करना कि ऐसे क्रूरता के लिए अपराधियों को उचित सजा मिले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।